So we'll start with new chapter today, that is AC circuits. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर ये बहुत सिंपल चैप्टर है, प्रोवाइडेड थोड़े से बेसिक्स तुमको अगर अच्छे से समझे तो चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो ये एसी सर्किट्स में हमको क्या क्या देखना है हम वो ऑफ कोर्स कवर करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, before we start with the important topics of this chapter, you should know there are two types of electricity supply. तो हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, we use two different types of supply. एक होता है डीसी, एक होता है एसी. So there are two types of electricity supply that we use. Two types of electricity supply. डीसी से you are very familiar. डीसी जिसको तुम डायरेक्ट करंट बोलते हो, तो पहला है डीसी. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सप्लाई इज डीसी सप्लाई. नॉर्मली जो तुम सेल्स या बैटरीज की बात करते हो, ये सारे के सारे डीसी होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई चेक दिस रिमोट, इसके अंदर भी एक सेल है जिस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट. सो दिस इज 1.5 वोल्ट डीसी. और डीसी है कि एसी कैसे समझ में आता है, उस सेल पे एक साइड पे पॉजिटिव लिखा है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा है. तो जहाँ पे जिस सप्लाई के दोनों एंड्स का पोलैरिटी फिक्स हो, मतलब एक एंड हमेशा पॉजिटिव हो और एक एंड हमेशा नेगेटिव हो, उसको बोलते हो डीसी. तो डीसी सप्लाई. तो यू नीड टू रिमेंबर डीसी सप्लाई दैट इज डायरेक्ट करंट सप्लाई in which polarity of the voltage is fixed. Polarity of the voltage supply, या फिर बोल सकते हैं polarity of the ends of voltage supply. Ends of voltage supply is fixed. मतलब जो एक एंड पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा. तो रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. उसमें से पहला कौन है, डीसी सप्लाई. डीसी सप्लाई में डीसी इज आल्सो डायरेक्ट करंट. तो डायरेक्ट करंट के केस में यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. और आपको पता होगा कि जब तुम बोलते हो वोल्टेज, मतलब तुम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो. जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट नेगेटिव होता है. तो डीसी के केस में जो प्लेट पॉजिटिव है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा. तो यहाँ पे पोलैरिटीज चेंज नहीं होती है. और रिमेंबर डीसी सप्लाई ये आपको बेसिकली यूनिडायरेक्शनल करंट देता है. वो क्यों होता है वो बता देता हूँ मैं. तो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, दे ऑल मोस्ट ऑफ देम वर्क ऑन डीसी सप्लाई. फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जर्स डीसी, फॉर एग्जांपल लैपटॉप चार्जर्स डीसी. तो एनी टाइप ऑफ सब, इवन योर टेलीविजन सेट्स, दे आल्सो वर्क ऑन डीसी. हमको सप्लाई तो आता है एसी. एसी को किस में कन्वर्ट करेंगे, डीसी में, क्योंकि हमारे डिवाइसेस किस पे वर्क करते हैं, डीसी. मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन. तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करना, वो 16 नंबर चैप्टर सेमीकंडक्टर का पार्ट है. अभी फिलहाल तो तुमको ये सिर्फ पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस दैट यू यूज दे वर्क ऑन डीसी, और सप्लाई आ रहा है एसी. तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर्स यूज करेंगे, वो आगे सीखेंगे. डीसी सप्लाई में होता ऐसा है, यू हैव फिक्स्ड पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज. तो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर, एंड एज यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, कंडक्टर्स में यू हैव आयंस. तो दिस स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट आयंस. और तुमको ये भी पता होगा ही ये कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज कंडक्टर्स आर मेटल्स नॉर्मली विच हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 और 3. तो लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. तो ये इजीली फ्री हो जाते हैं. दे बिकम फ्री इजीली. फ्री कैसे हुए, क्योंकि इनको एनर्जी मिला. कहाँ से मिला, सराउंडिंग हीट से, एंड दे बिकम फ्री. व्हेन दे बिकम फ्री, ये जो एटम्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव आयन बन गए. एंड नाउ इफ यू कनेक्ट डीसी सोर्स, डीसी सप्लाई में एक एंड हमेशा पॉजिटिव है, एक एंड हमेशा नेगेटिव है. रिमेंबर द प्राइमरी रोल ऑफ द डीसी सप्लाई इज टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल. So it brings me to the question, what is the direction of electric field? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, एंड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके लिए इस केस में ना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा ही नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से
नेगेटिव होता है. कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इन दिस केस यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द करंट इज यूनिडायरेक्शनल. तो डीसी सोर्सेस बेसिकली गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, इसलिए उसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं हम लोग. फिर दूसरा है एसी. सेकेंड टाइप ऑफ सप्लाई इज एसी. तो पहला टाइप था आपका, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइप इज डीसी सप्लाई, सेकेंड टाइप इज एसी. AC supply. AC supply is basically alternating current in which the polarity of the supply keeps on changing. तो यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई है, जो EMF सप्लाई है, उसका पोलैरिटी चेंज होता रहता है. सो AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई in which the polarity of the source is not fixed, मतलब it is basically changing with time. अब ऐसा क्यों करना है वो तो हम सीखेंगे, वो तो मैं तुमको अभी बताऊंगा. और लेकिन एसी सोर्स जनरेट कैसे करना है, तो अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आई टोल्ड यू कि वहाँ पे एक टॉपिक है एसी जनरेटर. वो दिया आपको कहाँ था, EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन उसका काम कहाँ पे, एसी सर्किट में. तो वो आज हम देखेंगे हाउ डज एसी सप्लाई इज प्रोड्यूस्ड. बट कमिंग टू द पॉइंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसमें पोलैरिटी सोर्स का फिक्स नहीं है, तो पहले तो फिक्स क्यों नहीं है वो समझते हैं. और वो फिक्स क्यों नहीं है वो समझने के साथ साथ तुमको ये भी समझ में आएगा कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी ही क्यों है, डीसी क्यों नहीं है. बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी ना. मैंने तुमको अभी बोला कि मोस्ट ऑफ द डिवाइस दैट यू यूज वर्क ऑन डीसी, फिर डायरेक्ट डीसी सप्लाई दे देते, एसी क्या करोगे फिर, क्योंकि तुमको डिवाइसेस जो यूज करने हैं वो तो काम ही डीसी पे करते हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारे 11 के बेसिक्स क्लियर होंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड जितना लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने सप्लाई लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, ये जो पॉजिटिव आयंस है ये क्या कर रहे थे, दे वर वाइब्रेटिंग. नाउ बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन्स फेस रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द मोशन, and electrons will undergo collision with the ions which will lead to generation of heat. And heat is energy. energy अपने आप तो आया नहीं, कहीं से तो आया होगा. तो जो सप्लाई ने एनर्जी, नाम में सप्लाई है, तो जो एनर्जी सप्लाई है वह बैटरी से, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में. सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस. तो उसको हम लोग बोलते हैं I2R लॉस. तो इन केस ऑफ डीसी, मतलब इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, मतलब इन केस ऑफ यूनिडायरेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट में जिसमें करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट को भेजना इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. जितना लंबे डिस्टेंस तक तुम करंट सप्लाई करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ. और लॉजिकली भी सोचो, जितना लेंथ ज़्यादा है उतने आयन ज़्यादा है, जितने आयन ज़्यादा है उतना कोलिजन ज़्यादा है, जितना कोलिजन ज़्यादा है उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ओनली इन ट्रांसमिशन. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ से जहाँ पे कंज्यूम होता है वहाँ तक यू हैव टू पुट लॉन्ग केबल्स. 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स, इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक तुमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. क्योंकि अभी इस स्टेज पे भी जो तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, प्रोड्यूस यहाँ थोड़ी हो रहा है, वो तो हो रहा है यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर. सो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने जाओगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है बिकॉज लेंथ ज़्यादा है, तो दैट विल लीड टू लॉस. तो ये लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई जो है उसको एसी बनाते हैं. वो क्या है, उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे आने के लिए निकला ही था, ये पोलैरिटी हो गया चेंज, राइट, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. पोलैरिटी चेंज हो गया, फिर ये वापस पीछे गया, इलेक्ट्रॉन पीछे गया, ये पीछे गया, फिर वापस पोलैरिटी चेंज हो गया. तो ये जो दो एंड्स है ना, दे आर स्विचिंग देयर पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गोइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो करंट भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो रिड्यूस हो गए, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा कंडक्टर क्रॉस नहीं करना, इट हैज टू ओनली वाइब्रेट इन अ गिवन डिस्टेंस। तो बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ कोलिजन्स आर रिड्यूस्ड विच लीड्स टू लेस रेजिस्टेंस एंड लेस आई स्क्वायर आर लॉस। तो इसलिए हम लोग एसी सप्लाई यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। तो एसी सप्लाई में पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इलेक्ट्रॉन का भी जो मोशन का डायरेक्शन है वो भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग टू एंड फ्रो, मतलब ऑसिलेटरी मोशन। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऑसिलेटरी है तो करंट भी क्या है, ऑसिलेटरी है। तो हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव आएगा, हाफ साइकिल में नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको बोलते हो ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ तक क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ electricity supply, one is DC, one is AC. Most of the device that you use they basically work on DC, लेकिन the supply that you get in your houses is AC. तो हमको AC को DC में convert करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे। Now let us focus on how do we generate this AC. तो we will go to the next topic, that is AC generator. ये था आपके पिछले चैप्टर में, हमने इसको इंक्लूड कर लिया इस चैप्टर में। बहुत इजी है, तो तुमने अब तक जो जो सीखा, यू हैव लर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाय द वे, कैन यू टेल मी व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल? व्हेन देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो जब भी हमारे पास कोई कॉइल हो एंड इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, व्हाट इज इंड्यूस्ड? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो उसी को यूज करके हम लोग एसी सिग्नल प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो व्हाट वी डू इज, हम लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, सो लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने लिया एक कॉइल, और बाय द वे इस कॉइल पे है n नंबर ऑफ टर्न्स। मैं यहाँ पे फिलहाल एक ही टर्न दिखा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। तो ये है कॉइल जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसका जो एरिया है A है A। तो यू हैव n नंबर ऑफ टर्न्स and area of each turn is A, तो what is effective area? N into A। और अगर आपको याद होगा, जो भी याद होना भी चाहिए, how do you find out direction of area? By drawing normal to it। तो इनिशियली अगर आप देखोगे, इनिशियली इफ यू सी B बार और A बार का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इनिशियली एंगल इज 0। तो व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल? What is the initial flux linked with the coil? What is the initial flux linked with the coil? BA, B into A, BA cos theta, theta is 0, तो cos theta is 1, लेकिन तुम एक टर्न का बता रहे हो, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो NBA। गुड। तो लेट अस इमेजिन, कंसिडर अ कॉइल with n turns and A be the area of each turn in a uniform magnetic field, गुड। तो हमारे पास एक कॉइल था जिसमें n टर्न्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ n टर्न्स है क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा एक ही टर्न रहा हूँ, आई डोंट वांट टू ड्रॉ n नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक ही टर्न दिखाया मैंने, लेकिन उसमें n टर्न्स है, हर एक का एरिया कितना है, A है। सो देयरफॉर इफेक्टिव एरिया बन जाएगा NA। देयरफॉर द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल इज NA। लेट अस से, लेट इनिशियली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेट इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली एरिया का डायरेक्शन और B बार का डायरेक्शन सेम है, मतलब इनिशियल एंगल इज 0। या तो तुम ऐसा बोल सकते हो, लेट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल इनिशियली। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल को परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो लेट इनिशियली magnetic field B bar is perpendicular to the plane of the coil, Good. Therefore initial flux, वैसे तुम ये initial flux नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन एक
जस्ट टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी इन द टॉपिक वो बताना पड़ेगा मुझे. सो देयरफॉर इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, linked with the coil is, initial flux linked with the coil is, तो जो initial flux है phi वो है NBA, बेसिकली b बार डॉट a बार, लेकिन BA cos थीटा, थीटा इनिशियल एंगल 0 था तो cos 0 इज 1, तो B इंटू A हो गया, वो एक टर्न का फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स होगा N इंटू B इंटू A, ये है इनिशियल फ्लक्स. यहाँ तक क्लियर? हमको ये देखना था हाउ टू जनरेट एसी सिग्नल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनेगा तुम्हारा. अब इस चैप्टर में अगर तुमको एसी सिग्नल जनरेट कैसे करते हैं पता नहीं, वेव फॉर्म पता नहीं, तो आगे के सारे सर्किट्स गए. तो रिमेंबर, टू जनरेट एसी हम लोगों ने पहले लिया एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें रख दिया एक कॉइल विच हैज n टर्न्स, एरिया ऑफ ईच टर्न इज a, इफेक्टिव एरिया इज Na, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, सो इनिशियल फ्लक्स इज phi. अब ये जो कॉइल है इसको हम रोटेट करेंगे, so this coil is rotating in this field. तो जब मैं रोटेट करूंगा इसका रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोटेट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो तुमको इमेजिन करना पड़ेगा हाउ यू आर रोटेटिंग द कॉइल. इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो फॉर एग्जांपल ये वो कॉइल था, ये था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और यही है एरिया का डायरेक्शन. तो इनिशियली एंगल कितना है 0. अब तुम कॉइल को ऐसा रोटेट कर रहे हो, तो जब ऐसा रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन एरिया का डायरेक्शन चेंज हो गया. मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा, द एंगल बिटवीन एरिया एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम. तो इम्पॉर्टेंट, रोटेशन कैसे कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट द कॉइल इज रोटेटिंग, लेट द कॉइल इज रोटेटिंग, क्योंकि तुम ऐसा भी रोटेट कर सकते हो कि एंगल चेंज नहीं हो, बट वी हैव टू रोटेट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट चेंजेस. सो लेट द कॉइल इज रोटेटेड इन दिस फील्ड with angular velocity omega, with angular velocity omega such that the angle between the magnetic field, actually I will say such that the instantaneous angle, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे एंगल चेंज हो रहा है, such that the instantaneous angle between the magnetic field and area is theta. और ये टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने तुमको अभी बोला विथ टाइम ये एंगल चेंज हो रहा है. अब टाइम पे कैसे डिपेंड करता है तो तुम प्रूव कर सकते हो अगर तुमको सर्कुलर मोशन के बेसिक्स पता होंगे तो. डू रिमेंबर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा क्या हो जाएगा ओमेगा टी. तो तुमको देखा ये टाइम के साथ एंगल चेंज हो रहा है. तो हमने तो पहले शुरू में इस कॉइल को ऐसा रख दिया कि एंगल 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दे आर इन द सेम डायरेक्शन. फिर हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, वी आर रोटेटिंग द कॉइल. तो व्हेन यू आर रोटेटिंग द कॉइल, इंस्टेंटेनियस एंगल इज नॉट सेम, एंगल इज चेंजिंग. यहाँ तक क्लियर? पक्का श्योर. अगर एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल पे. तो मैंने बोला फ्लक्स को कभी भी हमेशा BA मत लिखना, ऑलवेज रिमेंबर इट इज B बार डॉट A बार, तो BA cos थीटा. अगर थीटा चेंज होगा तो cos थीटा चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा. सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस फ्लक्स linked with the coil is given by phi equals to NBA cos of theta, लेकिन थीटा होता है ओमेगा टी, तो NBA cos ओमेगा टी.
तो with the time flux is changing, and when flux changes, what is induced? EMF. Therefore EMF induced. Therefore EMF induced. Therefore EMF induced in the coil. In the coil is given by. जरा बताओ मेरे को how what is the formula for induced EMF? Induced EMF नहीं पता, लास्ट चैप्टर में थे नहीं तो कैसे पता लगेगा? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमको पता है वेन एवर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब पर यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। से माइनस साइन लगा दिया बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ, तो E इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई। तो ये आ गया फाई क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द कांस्टेंट पैरामीटर्स। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है क्योंकि तुमने कॉइल बना लिया तो तुम बाद में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकते, तुम एरिया चेंज नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, हमने पहले से बोल दिया वो कांस्टेंट फील्ड है। तो यहाँ पे n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, हमको सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा cos का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos? माइनस साइन। तो E इक्वल्स टू माइनस एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा। गुड, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो therefore you have induced EMF equals to NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका अल्टरनेटिंग EMF का इक्वेशन। अब बोलोगे इसको अल्टरनेटिंग EMF क्यों बोल रहे हैं? एज यू कैन सी, जब तुम एक कॉइल को रोटेट कर रहे हो एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग, एंड सिंस द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग, फ्लक्स चेंज में से क्या इंड्यूस हुआ, EMF। और EMF इंड्यूस EMF में क्या इक्वेशन में क्या आ गया, साइन। तो अभी वापस से मैथ्स पता होना चाहिए। तो इफ यू नो हाउ डज अ साइन वेव लुक लाइक, तो तुमको समझेगा कि ये EMF साइन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब EMF खुद एक साइन वेव है। अब साइन वेव है, कोई भी वेव हो, उसका एक एम्पलीट्यूड होता है, पीक वैल्यू होता है उसका, राइट। अब पीक वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो वी सी दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी सी दैट induced EMF depends on sin omega t. Therefore induced EMF is alternating EMF। अभी ऑल्टरनेटिंग के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करके देता हूँ आपको। सिर्फ तुमको ये फिलहाल पता होना चाहिए कि साइन में वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है। तो वी विल प्लॉट दैट। सो EMF इज आल्सो अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग EMF है तो उसका पीक वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड। सो EMF इज मैक्सिमम इफ, ये हमने बहुत बार यूज किया, अगर कोई चीज साइन या कॉस पर डिपेंड करे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब साइन या कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो तो कब आएगी, इफ साइन ओमेगा टी इज 1। तो EMF इज मैक्सिमम इफ साइन ओमेगा टी इज 1। तो अगर मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी 1 लिखता हूँ तो क्या बन गया, NBA ओमेगा। सिर्फ इसको हम लोग E0 बोलते हैं, पीक वैल्यू। तो इसके आगे से करंट या EMF का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको E0 ही बोलेंगे, वो पीक वैल्यू ही है। तो where E0 is the maximum value of induced EMF which is known as peak value, peak value। गुड। तो therefore ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, so therefore from 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you will get E equals to ये NBA ओमेगा क्या बन गया, E0। तो E equals to E0 sin ओमेगा t। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी इसके आगे से याद रखना, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर AC EMF। और मैं अभी AC EMF बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा, मैं बोलूंगा AC सिग्नल। अब AC सिग्नल क्यों, क्योंकि जब तुम्हारे पास जब EMF
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वही ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी क्या मिलने वाला है, ऑल्टरनेटिंग मिलने वाला है, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा। तो वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है और करंट भी अल्टरनेटिंग है, तो दोनों को कॉमन नाम दे दिया एसी सिग्नल। जब रिक्वायर्ड होगा तब मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि हम लोग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जब रिक्वायर्ड होगा मैं बोलूंगा करंट की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, बराबर। गुड, अब इसको प्लॉट करो। सो इसको जब प्लॉट करोगे तो यू नो साइन या कॉस प्लॉट करते वक्त, ये थीटा है, थीटा मतलब ओमेगा टी है, साइन या कॉस प्लॉट करते वक्त यू हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर सम एंगल्स आर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्लॉट। उसमें से एक होता है 0, एक होता है पाई बाय 2 विच इज बेसिकली 90। तो इन स्टेप्स ऑफ पाई बाय 2 ही प्लॉट करना पड़ता है तुमको। तुमको तो प्रॉब्लम क्या है ना, ठीक है अभी तो तुम 12th में हो, बट तुम जब 11th में आते हो, तुमको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो तो तुमको सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 उसके ऊपर कुछ पता नहीं होता। तो वो स्कूल वाला माइंडसेट बन जाता है कि हमको साइन या कॉस प्लॉट करना है तो हमको 0, 30, 60, 45, 90 प्लॉट करना है, वो नहीं करना है। अब हमको लार्जर पिक्चर देखना है, लार्जर स्केल्स पे देखना है कि क्या हो रहा है। तो हर बार इन स्टेप्स ऑफ पाई बाय 2 प्लॉट करते जाओ, क्योंकि अगर आपको एक्चुअली ट्रेंड समझना है ना तो तुमको 0 से 90 के बीच में कुछ नहीं समझ में आएगा। साइन 0 0, साइन 90 इज 1, तो यहाँ पे ऐसा जाएगा बस, उसके आगे क्या हुआ पता नहीं। इसलिए यू हैव टू प्लॉट in steps of pi by 2 to understand what is actually happening। तो ये आ गया 2 पाई। गुड। और क्योंकि मैंने बोला कि पीक वैल्यू E0 है, तो पीक वैल्यू अगर E0 है तो मैं कहीं तो प्लॉट करता हूँ, दिस इज पीक वैल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग है। तो अब देखो ऐसा है कि ये E0 है, ये माइनस E0 है, ये एम्पलीट्यूड है नेगेटिव साइड पे, वो पॉजिटिव साइड पे। साइन पता है ना आपको, व्हाट इज साइन 0 0, व्हाट इज साइन 90 1, व्हाट इज साइन 180 मतलब साइन पाई 0, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 270 -1, करेक्ट। तो जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो तुमको ऐसा दिखने वाला है, दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। तो इसको ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं फॉर अ रीजन, क्योंकि तुमको दिख रहा होगा। और सी अगेन आई एम सेइंग, आने वाले जो टॉपिक है अगर तुमको ये नहीं पता, मैं इतना बेसिक इसके लिए बताता हूँ क्योंकि आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा तुमको। फिर यू हैव टू फर्स्ट नो कि ये साइन वेव है, देन यू नीड टू नो कि साइन वेव में जो हाफ साइकिल होता है वो पॉजिटिव होता है और अगला हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, बराबर। तो ये बेसिकली ईएमएफ है, ईएमएफ वोल्टेज। और ईएमएफ किसी भी तुमने सप्लाई, किसी भी कंडक्टर को तुमने ईएमएफ लगा दिया तो वो करंट ड्राइव करेगा। अब जब ईएमएफ ही ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी क्या आएगा, ऑल्टरनेटिंग। तो करंट मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने जानबूझ के करंट का एम्पलीट्यूड कम दिखाया है, जानबूझ के। तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड नॉर्मली ज़्यादा होता है, करंट का एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू कम होता है। अब वो क्यों कम होता है वो आगे आएगा, इस पूरे चैप्टर में आएगा। लेकिन अब तुमको थोड़ा सा यहाँ से अभी जो तुम अब तक का इलेक्ट्रॉनिक्स या ये सब सीखता है सिग्नल्स, यहाँ से भी थोड़ा तुमको अलग सोचना पड़ेगा। अब तक तुम जब भी करंट की बात हुई ना, तुम्हारे दिमाग में होता है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर। वेरी गुड। V इक्वल्स टू आई आर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो करंट का ये ग्राफ सही है, क्योंकि जब तुम एक प्योर रेजिस्टेंस को, मतलब कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस, जब तुम एक प्योर रेजिस्टेंस को सप्लाई लगाते हो, एसी सप्लाई, उस केस में करंट और ईएमएफ लीड लैग होता ही नहीं है। लीड लैग नहीं होना मतलब ये, जैसे तुमने सप्लाई लगाया इमीडिएटली करंट मिला, तो देयर इज नो लीड और लैग, दे गो, हम साथ साथ है, टुगेदर। You connect the battery, you connect the source, and then source connect करना मतलब EMF connect करना, and you get the current. So both are sine wave। लेकिन sometimes ऐसा भी होता है कि you connect supply and current थोड़ी देर से आया, उस केस में हम बोलते हैं कि EMF is leading, current is lagging। तो ऐसा हो सकता है कि जो EMF है वो साइन वेव है, राइट, और करंट कॉस वेव है। उल्टा भी हो सकता है, EMF इज कॉस वेव एंड करंट इज साइन वेव, वो हम देखेंगे। तो रिमेंबर
रिमेंबर अगर सप्लाई तुम्हारा, सप्लाई मतलब ईएमएफ, अगर तुम्हारा ईएमएफ ही अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग आएगा। तो इन जनरल करंट का जो इक्वेशन बनेगा ना, इन जनरल करंट आएगा I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये I0 इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये भी हम फाइंड करेंगे। अभी इस टॉपिक का काम था हमको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था कि हाउ टू जनरेट एसी, बाकी वो I0 का इक्वेशन क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। अल्फा क्या है मैं अभी सिर्फ बताता हूँ, बाद में वो भी देखेंगे। अल्फा इक्वल टू 0 हो सकता है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हुई तो ईएमएफ साइन वेव है और करंट भी साइन वेव है। इसको हम लोग बोलते हैं नो लीड नो लैग। करंट एंड ईएमएफ बोथ हैव द सेम वेव फॉर्म, नो लीड नो लैग। ये होता है जब आप एसी सप्लाई कनेक्ट करते हो टू अ प्योरली इन रेजिस्टिव सर्किट। तो जब तुम्हारे पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, उस केस में अल्फा की वैल्यू 0 मिलेगी। हम प्रूव करने वाले हैं, वो कल के लेक्चर में हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 आएगी तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होगा, नो लीड नो लैग। You connect supply EMF, you get current instantaneously and both have the same waveform. Maybe you have alpha as positive. If alpha is positive and let us say it is plus pi by 2, चलो plus pi by 2 मान लो। What is sin of theta plus pi by 2? Cos theta. You are in the second quadrant ना, sin of pi by 2 plus theta। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, हाँ, लेकिन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस बनता है ना, हाँ, तो क्या बनेगा कॉस। तो हो सकता है उस केस में अगर मैं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ पाई बाय 2 भी बोल देता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। कॉस और साइन में से कौन सा वेव लीड करता है? साइन। व्हाट इज साइन 0? 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो कौन लीड कर रहा है? कॉस लीड कर रहा है। जब साइन की वैल्यू 0 थी तब कॉस की वैल्यू 1 है, 0 पे, 0 एंगल पे। तो जब तुम ऐसा लिखोगे तो ये कॉस बनेगा, ये कॉस बनेगा मतलब करंट इज लीडिंग एंड ईएमएफ इज लैगिंग। वो सब देखेंगे हम। अभी सिर्फ तुमको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मान लो नेगेटिव पाई बाय 2 नेगेटिव। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हुई तो अगेन यू गेट सम अदर वेव फॉर्म। वो हम एग्जैक्ट क्या है वो देखेंगे बाद में, फिलहाल इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अभी मैं तुमको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ कि ये जो अल्फा की वैल्यू है ये क्या बताती है। बेसिकली तुमको इस चैप्टर में, नाम में ही है, चैप्टर का नाम क्या है वैसे? एसी सर्किट्स। मतलब तुमको सर्किट का स्टडी करना है। हमको टोटल स्टडी करना है 7 सर्किट का, 7। एक होगा जिसमें एसी सप्लाई कनेक्ट होगा प्योरली रेजिस्टेंस को, जिसको तुम बोलते हो एसी कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर। दूसरा है एसी कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर, एसी कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर, एसी कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसको तुम एलसी सर्किट बोलोगे, जो तुमने थोड़ा सा देखा था, एलसी ऑसिलेशन बताया था मैंने आपको। तो 4 हो गए। एसी कनेक्टेड अक्रॉस एलआर सर्किट, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, एसी कनेक्टेड अक्रॉस आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एंड एसी कनेक्टेड अक्रॉस LCR सर्किट। टोटल 7 सर्किट। कितने सर्किट? 7। हाउ मेनी सर्किट्स? 7। AC connected to pure resistor, AC connected to pure inductor, AC connected to pure capacitor, AC connected to inductor and resistor, मतलब inductor is L, resistor is R, LR. AC connected to inductor and capacitor LC, and AC connected to resistance and capacitor मतलब RC, and तीनों LCR। और हम ये भी देखेंगे कि 7 सर्किट की जरूरत ही नहीं है, 7 में से तुमको जरूरत है 1 सर्किट की, दैट इज LCR। तो तुम AC कनेक्ट कर दोगे LCR सर्किट में और तुम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करोगे। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गया? वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी ही तो है। तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। एक ही सर्किट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बिहेव्स लाइक अ डिफरेंट सर्किट। तो वो देखेंगे इन डिटेल। अभी फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इफ आई आस्क यू हाउ डू जनरेट AC सिग्नल, यू जस्ट हैव टू टेक अ कॉइल एंड उसको तुमको एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है। सो कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस AC, और जो AC सिग्नल है उसमें EMF का जो वेव फॉर्म है, अगर वो E0 साइन ओमेगा टी है तो करंट के वेव फॉर्म में I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है।
अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। वो क्या होगी वो आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, गुड। तो एसी जनरेटर के बाद आपको एक टॉपिक होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है क्या? मीन एंड मीन वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज। हाँ, मीन और एवरेज। तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। और आरएमएस वैल्यू भी स्टडी करना है हमको, तो वी वांट टू स्टडी एवरेज एंड मीन वैल्यूज, एवरेज एंड मीन वैल्यूज, एवरेज एंड मीन वैल्यूज। अब सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो एवरेज या मीन वैल्यूज है इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, मैं सिर्फ फिजिक्स भी नहीं बोल रहा, मैं तो डायरेक्ट ओवरऑल साइंस की बात कर रहा हूँ। इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस जब तुम एवरेज या मीन वैल्यूज की बात करते हो, उनका स्पेसिफिक रीजन होता है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, एग्जाम्पल तो बहुत सारे अपने पास यहीं पे देख लेते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये रहा। तो मेरे पास ना ये दो डीसी सोर्स है, मुझे इन दो डीसी सोर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर, तो आई कंपेयर, इसके ऊपर लिखा हुआ है दिस सप्लाई वाज 1.5 वोल्ट जो नीचे गिर गया, और ये सप्लाई है 9 वोल्ट का। हो गया कंपेयर, डन। वी नो दिस इज अ डीसी डायरेक्ट, क्योंकि एक एंड पॉजिटिव है एक एंड नेगेटिव है, लिखा भी है इसके ऊपर, ये नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड है, ऐसा लिखा है उसके ऊपर। तो अगर मुझे दो सोर्सेस को कंपेयर करना है यहाँ पे डीसी में, इट इज टू इजी टू कंपेयर। यू कैन कंपेयर व्हाट इज वोल्टेज ऑफर्ड बाय ईच ऑफ देम, एक 9 वोल्ट है एक 1.5 वोल्ट है, राइट। पर जब तुम एसी सोर्स की बात करते हो, प्रॉब्लम क्या आता है एसी सोर्स में? प्रॉब्लम ये आता है कि जो एसी सप्लाई है इट गोज थ्रू ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू पीक। तो कंपेयर किसको कर रहे हो फिर? 0 कंपेयर कर रहे हो कि पीक कंपेयर कर रहे हो? तो इशू यहाँ आता है जब आपके पास ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हो फिजिक्स में या साइंस में, तो तुम कंपेयर किसको करने वाले हो? तो इट गोज फ्रॉम 0 टू ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। सो इन एसी सप्लाई, मैं एसी सिग्नल बोल रहा हूं क्योंकि मैं जनरलाइज कर रहा हूं ईएमएफ के लिए भी और करंट के लिए भी। तो इन एन एसी सप्लाई द वैल्यूज ऑफ कोर्स ईएमएफ होगा तो ईएमएफ, द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ और करंट वेरी between 0 and maximum, एंड सारे के सारे वैल्यूज कवर रहते हैं। तो बेसिकली इट हैज ऑल द वैल्यूज। मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम दोनों की बात कर रहा हूँ। तो एसी सप्लाई का प्रॉब्लम ये होता है कि इन एन एसी सप्लाई द पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर होगा, ईएमएफ होगा, करंट होगा, इट टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। तो अब कंपेयर करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर चाहिए। तो ये जो हम लोग मीन वैल्यूज या एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं, इट इज टू कंपेयर टू सोर्सेस। सो मीन वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज, मीन वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज आर डिफाइंड टू कंपेयर द टू सोर्सेस, कंपेयर द टू सप्लाई, द टू सोर्सेस इज द वन एंड द सेम थिंग। तो पहले बेसिक एकदम क्लियर कि ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमने डिफाइन क्यों किया, क्योंकि डीसी में तो प्रॉब्लम ही नहीं था, डीसी में तो कांस्टेंट सप्लाई है। तुमने बोल दिया 9 वोल्ट, बात खत्म, एक का 9 वोल्ट एक का 1.5 वोल्ट। यहाँ पे वैल्यूज आर चेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड ऑल द वैल्यूज आर कवर्ड। 0 से मैक्सिमम के बीच में कोई वैल्यू छूटा नहीं, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूअस है, आपको मैंने बताया था कंटिन्यूअस में सारे वैल्यू कवर हो जाते हैं। तो अगर मुझे दो एसी सोर्सेस को कंपेयर करना है, एसी सोर्सेस को, तो मुझे कुछ ना कुछ पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफाइन करते हैं दो पैरामीटर, एक को तुम बोलते हो मीन, फिर मीन या एवरेज, मीन और एवरेज, है ना? ऐसा पहला दिया है कि नहीं? ऐसा मीन और एवरेज, अरे दिया है कि नहीं? है ना उसमें मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। और दूसरा है आरएमएस, दूसरा है रूट मीन स्क्वायर। अब ये मीन और एवरेज, ये
और RMS, ये दो पैरामीटर हम यूज करते हैं टू कंपेयर टू सोर्सेस। और वापस से सिर्फ बुक का थ्योरी पढ़ के नहीं चलता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दो पैरामीटर क्यों डिफाइन किए, फिर एक से काम हो जाता ना, नहीं होता एक से काम, बताता हूँ क्यों। अगेन गोइंग बैक टू दिस ग्राफ, द प्रॉब्लम हियर इज, मैं साथ में थोड़ा सा एंगल्स भी प्लॉट कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तुम मीन वैल्यू बात करते हो, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, हाँ कि ना, हाँ। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 एंड -1? 0. What is the average of +2 and -2? 0. What is the average of +1, +2, +3, -1, -2, -3? 0. तो जब तुम एवरेज की बात करते हो, अगर तुम्हारे पास जितना पॉजिटिव वैल्यू था उतना ही नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? 0, बराबर। नाउ लेट अस टेक अनदर सिग्नल, मुझे दो सोर्स को कंपेयर करना है, दो सोर्स मतलब दो सिग्नल को कंपेयर करना है। तो इफ आई टेक टू डिफरेंट सिग्नल्स नाउ, ये दोनों के दोनों सिग्नल्स वोल्टेज सिग्नल है, EMF सिग्नल है। चलो और एक लेते हैं। तो ये 3 सिग्नल है मेरे पास, तीनों के तीनों वोल्टेज सिग्नल है, EMF है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द वन इन द रेड? 0. व्हाट इज द एवरेज ऑफ वन इन द ब्लू? 0. व्हाट इज द एवरेज ऑफ वन इन द ग्रीन? 0. आर दीज 3 सिग्नल सेम? नो, दे डिफर इन द पीक वैल्यूज। लेकिन जब मैं एवरेज लेने गया तो तीनों के तीनों का एवरेज क्या आया? 0। इसका मतलब मैं एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं फुल साइकिल पे कर ही नहीं सकता हूं, मैं करूंगा हाफ साइकिल पे। हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई। तो रिमेंबर, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यूज आर डिफाइंड ओनली ओवर हाफ साइकिल। क्यों? क्योंकि ग्राफ से दिख गया कि फुल साइकिल पे एवरेज 0 आएगा। सो वी see that the average or mean values of AC सिग्नल, मैं वापस सिग्नल बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, करंट के लिए भी एप्लीकेबल है और EMF के लिए भी एप्लीकेबल है। तो we see that the average or mean value of AC signal over a full cycle, one complete cycle मतलब full cycle is 0. Therefore, average or mean values are defined for half cycles, over half cycles. तो तुम एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू को फुल साइकिल पे डिफाइन नहीं करते। अभी याद रखना, तो तुमको समझेगा कि RMS क्यों डिफाइन किया, फिर दो पैरामीटर क्यों चाहिए, वो दो पैरामीटर चाहिए, वो क्यों चाहिए, उसके लिए पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमने एवरेज वैल्यू को डिफाइन पूरी साइकिल के लिए किया ही नहीं है, हमने किया हाफ साइकिल के लिए, बराबर। मतलब वी आर जस्ट कंपेयरिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस ग्राफ, ऑफ दिस वेव। पक्का यहाँ तक क्लियर? श्योर। तो लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, मुझे ये बताओ तुम एवरेजेस या मीन कैसे निकालते हो? You add all the numbers, divide by total numbers, right? अगर लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगे तो यू राइट डाउन समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू है, तो मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा 10 टाइम्स करूंगा और डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, बराबर। इसी को समेशन फॉर्म में लिखते हैं, समेशन I runs from 1 to 10, क्योंकि I मतलब डमी इंडेक्स है, I की पहली वैल्यू 1 है, फिर सम करोगे तो +2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +4 होगा, डिवाइड बाय n, वेयर n is 10। तो तुम ऐसा एवरेजेस करते हो। तो एवरेज का डेफिनेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, एवरेज तो एवरेज ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग एवरेज का वही डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। तो सिर्फ मैं नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में एवरेज को लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अब तक तुम मीन वैल्यूज को कैसे लिखते थे? इफ यू वेर इन स्कूल यू वुड हैव रिटन लाइक AM, मीन, M स्टैंड फॉर मीन, A इज द क्वांटिटी, राइट, फिजिकल क्वांटिटी जो भी मेजर कर रहे होगे।
फिर तुम 11 में आके तुम इसको ए बार बोलते हो कई बार, बार इज ऑल्सो मीन। लेकिन व्हेन यू आर स्पेसिफिकली स्टडिंग सर्किट्स, उसमें हम लोग मीन वैल्यू को, जैसे ईएमएफ का मीन वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ का एवरेज, एवरेज का नोटेशन अलग है, करेक्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द नोटेशन फॉर मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब व्हाट इज ई, हमने डिराइव किया ना, ई क्या था, ई जीरो साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ई जीरो साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ई जीरो? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो कांस्टेंट ही होगा ना वो, राइट। और कांस्टेंट्स के लिए गोल्डन रूल है, लिमिट्स के बाहर, डेरिवेटिव के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, एवरेज के भी बाहर, राइट। तो बाहर बोलोगे बाहर क्यों रखना है, मत रखो, कांस्टेंट का एवरेज वही आता है। व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 + 2 + 2 + 2 + 2? 2। तो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, उसका एवरेज वही आने वाला है। तो एवरेज किसका ले रहे हो, साइन ओमेगा टी, साइन थीटा मतलब साइन ओमेगा टी। तो यू कैन से इट इज बेसिकली साइन थीटा, क्योंकि मैं इंटीग्रेट थीटा पे करने वाला हूँ, टाइम पे नहीं, टाइम पे भी कर सकते हो। चलो दोनों अप्रोच बता देता हूँ, गुड फॉर अस। वो शायद नोट्स में मैंने एंगल पे इंटीग्रेट किया, तो तुम एंगल पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, तुम टाइम पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर तुम टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये समझ लो यहां से यहां तक हाफ टाइम पीरियड है, हाफ टाइम, क्योंकि हाफ साइकिल है, और यहां से यहां तक अगला हाफ है, तो ये फुल साइकिल हो गया। तो तुम अगर टाइम पे इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिमिट्स जाएंगे 0 से t/2 तक, क्योंकि तुम हाफ साइकिल पे एवरेज कर रहे हो। और अगर तुम एंगल पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो तुम लिखोगे 0 to पाई। तो बोथ अप्रोचेस आर गुड, यू विल गेट द सेम आंसर। तो डोंट वरी, मुझे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा रखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको थीटा रखना है तुम थीटा रखो, तुमको टी रखना है तुम टी रखो, डज नॉट मैटर रियली। गुड। अब how do you find out average? I just asked you how do you find out average. This step is vital, it is important in understanding कि ये क्या लिख रहे हैं हम लोग। तुमने मुझे बोला कि you add all the numbers, मतलब you integrate, right? पक्का? यहाँ पे addition is integration because the function is a continuous function. जब discrete हो तो तुम summation करते हो, पर ये continuous है तो तुम integrate करोगे, and you are integrating over which parameter? Theta. And from what angle to what angle? 0 to pi, because you are integrating over हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा। और नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे लिखोगे अगर कंटिन्यूअस है तो सिर्फ इंटीग्रेशन डी थीटा, बस, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे साइन थीटा मत लिख देना, गए लिखा तो कैंसिल हो गया, गए। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि एवरेज इज पीक वैल्यू, ऐसा नहीं होता है। ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ही है, क्योंकि अगर मैं 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं टोटल एंगल कितना लूंगा, पाई, तो ये पाई देगा तुमको, दिस इज पाई ओनली। करो तो इंटीग्रेट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा, लिमिट्स क्या है 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई आएगा ना इधर। हाँ, तो ये इसको मैंने इसलिए टाइम हटा दिया, अगर मैं टाइम पे इंटीग्रेट करता ना तो ऐसा लिखता, और इधर क्या लिखता, t/2। तो वो एक ही बात है। तो आई विल स्टिक टू थीटा बिकॉज योर नोट्स एंड योर टेक्स्ट बुक थीटा पे इंटीग्रेट करता है। चलो थीटा पे करेंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? हाँ, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई, और नीचे तो सिर्फ थीटा आएगा फ्रॉम 0 to पाई। अगली बार से मैं ये डिनोमिनेटर को डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, वॉट एवर एंगल वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन। मैं ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखने नहीं वाला, ये सिर्फ तुमको बताने के लिए था कि यू हैव टू नो कि यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटीग्रेशन से आता है यहाँ पे। अभी भी नहीं समझा तो मैं आई विल मेक वन लास्ट अटेम्प्ट। एवरेज इज एवरेज, चाहे तुम ऐसा लिखो, चाहे तुम नॉर्मल 1 + 2 + 3 + 4 करो, तुम अगर 4 नंबर को ऐड करो डिवाइड बाय 4 करते हो। इसी को समेशन फॉर्म में लिखोगे। सपोज मेरे को 4 नंबर को ऐड करना है, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to 4 डिवाइड बाय 4। अगर मैं n नंबर पे कर रहा हूँ, डिस्क्रीट नंबर पे, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n। गुड। अगर मैं n नंबर्स पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन समेशन, समेशन समेशन लिमिट्स रहेगी तुम्हारी जो भी होगी 0 से n, नीचे क्या होगा n। नीचे तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट होता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट तुम्हारा 0 से पाई है, बिकॉज तुम हर एक एंगल पे वैल्यू निकाल रहे हो। 0 से पाई के बीच में हर एक एंगल पे यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू,
एंड देन डिवाइडिंग बाय द टोटल एंगल। तो ऐसा एवरेज करते हैं, ऐसा ही एवरेज करते हैं। हो गया ये। तो अभी ये माइनस वन हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हट जाएगा। तो यू हैव ए जीरो बाय पाई, पाई को पहले लिख देता हूँ, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पाई आ गया, इधर आ गया तुम्हारा कॉस थीटा और लिमिट्स को उल्टा कर दिए पाई टू जीरो। तो ए जीरो बाय पाई यू हैव कॉस जीरो माइनस कॉस पाई। तो ए जीरो बाय पाई, व्हाट इज कॉस जीरो, 1, व्हाट इज कॉस पाई, -1। तो यह आ जाएगा ए जीरो बाय पाई 1 + 1 मतलब 2। तो 2 ए जीरो बाय पाई, ये आ गया तुम्हारा एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल। ओवर हाफ साइकिल भूलना नहीं, फुल साइकिल लिया नहीं हम लोगों ने। 2 बाय पाई करने जाओगे तो 2 बाय पाई की वैल्यू आएगी 0.67, ऐसा कुछ आता है वो। 0.673 लिखा गया वो, 637, ठीक है। तो यू हैव एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ एज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। गुड गुड। देन सिमिलरली इफ यू वांट टू टेक मीन फॉर करंट, तो करंट के लिए भी सेम अप्रोच रहेगा, उसमें भी ऐसा ही आएगा, सेम करंट के लिए। एंड नाउ गोइंग बैक टू द सेम स्टेटमेंट, मैंने तुमको बोला था कि ये एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, टू कंपेयर द टू सिग्नल्स, है ना। अब दो सिग्नल है मेरे पास, सपोज दो अलग अलग सोर्सेस से सिग्नल आ रहा है मेरे पास, तो मुझे कम से कम उसका पीक वैल्यू डायरेक्टली मेजर कर ही सकता हूँ मैं, और ये पीक वैल्यू है। एंड इफ यू सी एवरेज वैल्यू इज 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। तो अगर मेरे पास दो सिग्नल है, मान लो एक का पीक वैल्यू 100 वोल्ट का है, कितना है 100 वोल्ट ईएमएफ, करेक्ट। तो उसका एवरेज कितना आ गया 63.7। सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं इससे, बराबर। और दूसरा सिग्नल है, दूसरा सिग्नल है जिसका पीक वैल्यू 1000 वोल्ट का है, 637। हो गया दो सिग्नल कंपेयर, समझ में आ गया कि जिसका 637 एवरेज मिल रहा है वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल है, और जिसका 63.7 मिल रहा है वो वीकर सिग्नल है। तो यू जस्ट define this average to compare the two signals। अभी एट दिस स्टेज ऐसा ही सिलेबस ही तुम्हारा वैसा डिजाइन है कि एट दिस स्टेज यू मे नॉट अप्रिशिएट, तुमको नहीं समझ में आएगा कि ये सब क्या कर रहे हो तुमको सिर्फ थ्योरेटिकली समझ में आया, बहुत हो गया कि हाँ दो सिग्नल थे, एसी सिग्नल था, तो टाइम वेरिंग सिग्नल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मैं अगर फुल साइकिल पे एवरेज करता हूँ तो किसी भी टाइप का सिग्नल हो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, वीक सिग्नल हो, एवरेज 0 मिलने वाला है मेरे को, तो मैं हाफ साइकिल पे एवरेज लूंगा। हाफ साइकिल से एवरेज लिया तो एवरेज का फॉर्मूला बना, तुम्हारे लिए इतना सफिशिएंट। बट व्हेन यू गो टू हायर साइंस तब तुमको समझेगा देयर इज अ होल सब्जेक्ट सिग्नल प्रोसेसिंग। तो तब तुमको समझेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये टू कंपेयर टू सिग्नल। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डज इट बिकम सो इम्पॉर्टेंट। गुड। वो समझेगा तो ये समझेगा कि एम्पलीफायर क्यों यूज कर रहा हूं मैं, सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब सिग्नल का एवरेज वैल्यू बढ़ाने के लिए। गुड, पक्का, श्योर। अब आ जाते हैं हमारा दूसरे टाइप के पैरामीटर पे। वो पैरामीटर भी हमको सिग्नल्स को ही कंपेयर करने के लिए ही काम में आता है, विच इज रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस है क्या अगला वाला, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस। वैसे तुमने ये आरएमएस वैल्यू पहले भी कहीं सुन के रखा है, कहाँ सुना है, केटीजी, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। और तुमको मैं तभी बोला था कि ये आरएमएस तुमको आगे भी आएगा कहीं पे, तो दिस इज अ टाइम दैट यू शुड स्टडी आरएमएस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नाउ। अभी आरएमएस हम क्यों डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यू से काम क्यों नहीं हुआ हमारा, ये तुमको बताता हूँ अब मैं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग आरएमएस एंड हाउ डू वी डिफाइन आरएमएस। अब ऐसा है, I'll start with the same problem. I'll plot EMF. I have a signal something like that. अब इशू यहाँ पे ये था कि मैं फुल साइकिल पे एवरेज कर नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, एवरेज इज 0 फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिग्नल कोई भी हो, एवरेज क्या आ रहा था 0। अगर फुल साइकिल पे किया तो हमने एवरेज क्या डिफाइन किया, हाफ साइकिल, बराबर। फिर तुम्हारा काम तो हो गया ना, दो सिग्नल कंपेयर हो गया ना तुम्हारे हाफ साइकिल पे। लेकिन वेट, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मेरे पास और एक सिग्नल था, नाउ इफ यू सी, डू यू सी कि जो दूसरा सिग्नल था ना उसका एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग,
तो अगर मैं एवरेज या मीन वैल्यू यूज करता कंपेयर करने के लिए, तो पहले हाफ सिग्नल मतलब पहले हाफ साइकिल का जो एवरेज है वो मुझे ये नहीं बता पा रहा है कि जो सेकेंड वाला सिग्नल है इट्स एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम। तो वो समझने के लिए मेरे को फुल साइकिल पे एवरेज करना पड़ेगा। तो यू ऑल्सो हैव सिग्नल्स, और ये भी तुमने सीखा है, कहाँ सीखा है पता है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डू यू रिमेंबर? डैम्प्ड ऑसिलेशन में यू हैड दिस एम्पलीट्यूड व्हिच वाज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो इशू ये है कि चलो हाफ साइकिल पे एवरेज कर लिया, लेकिन अगर ऐसे सिग्नल्स आ गए जिसमें से चलो मैं थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। ओके, रुको जरा, साइंस समझना है तो बहुत सोचना पड़ता है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन थिंकिंग। सिर्फ थ्योरी पढ़ के हो गया हाँ फुल साइकिल हाफ साइकिल। अब बताओ, अगर मैं एवरेज मीन वैल्यू निकालता हूँ, एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, तो दोनों सिग्नल का हाफ साइकिल पे मीन सेम आने वाला है। तो योर कंक्लूजन वुड बी कि बोथ सिग्नल्स आर सेम। बट व्हेन आई लुक एट द ट्रेंड फॉर अ फुल साइकिल, आई अंडरस्टैंड कि फुल साइकिल में दे आर नॉट द सेम। एक का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, राइट? तो दीज टू सिग्नल्स आर नॉट द सेम। तो ये सिग्नल सेम नहीं है, तो इसलिए हम लोग आरएमएस डिफाइन करते हैं ओवर अ फुल साइकिल, हाफ साइकिल पे नहीं करते। तो यहाँ पे लिमिट 0 से पाई नहीं जाएगा, ये लिमिट जाएगा 0 से 2 पाई तक। अब ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं करंट मेजरमेंट्स करने के लिए, या फिर हम यूज करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब हमारे पास ऑलरेडी डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? वोल्ट मीटर एंड एमीटर विच मेजर्स वोल्टेज एंड ऑफ कोर्स करंट। तो हम लोग दो सिग्नल को कंपेयर करने के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ये सब क्यों डिफाइन करते बैठे? क्योंकि वोल्ट मीटर और एमीटर दे डू नॉट गिव यू, दे बेसिकली गिव यू एवरेज वैल्यूज। तो एवरेज वैल्यू तुमने हाफ साइकिल पे डिफाइन किया ना, तो दे गिव यू एवरेज वैल्यू। और वैसे भी वो तुम डीसी के लिए यूज करते हो, डायरेक्ट करंट के लिए। तो रिमेंबर 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 वी कैनॉट यूज वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर और एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेस्ड डिवाइस यूज नहीं हो सकता। वी कैनॉट यूज वोल्ट मीटर और एमीटर for AC supply since they give average values, और average values over one cycle is 0। गुड, तो नहीं हो सकता। एक्चुअली ऐसा है कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी तुम यूज नहीं कर सकते हो एवरेज मतलब एसी सप्लाई के लिए जो जो डायरेक्शनल डिपेंडेंट हो। अब मैं अगर आपसे वापस पूछूं, यहाँ पे एवरेज ओवर फुल साइकिल 0 क्यों आया? क्यों 0 आया? क्योंकि यहाँ पे ना ईएमएफ का पोलैरिटी चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम लोग फुल साइकिल पे एवरेज करने के लिए ऐसा कोई क्वांटिटी यूज कर ही नहीं सकते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो। तो इनफैक्ट वी कैनॉट यूज एनी पैरामीटर, we cannot use any parameter which depends on direction। क्योंकि अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी यूज करने गए तो फुल साइकिल पे 0 ही मिलेगा। हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव 0, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव 0। मतलब तुम ना ई यूज कर सकते हो ना तुम आई यूज कर सकते हो टू मेजर, टू कंपेयर टू एसी सिग्नल्स। बराबर? उनको भी उठा दो, कोई जगह दो। देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक, इफ यू आर स्लीपी प्लीज स्लीप बट नॉट इन द क्लास। ह्यूमंस, हम लोगों को नींद लगती है, कोई उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अभी मुझे टाइम दे दिया सबसे आखिरी फिजिक्स का क्लास, तो मैं भी क्या करूं? मुझे पता है 12 बजे बहुत ही नींद लगती है, भूख तो लगती है, साथ में नींद भी लगती है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो इफ यू आर स्लीपी प्लीज स्लीप, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज स्लीप बट नॉट इन द क्लास। यू शुड स्लीप एट होम। नहीं, इशू इज कि आई एम वेरी जेलस। मुझे लगता है मैं क्यों नहीं सो रहा।
मुझे भी तो नींद चाहिए ना. So I also feel sleepy, which basically drains out my energy and I am constantly thinking कि पढ़ो कि सो. And sometimes मेरे आंखें बंद हो जाते हैं, फिर I am in a state of confusion. So better off I would want that you be awake. एक ही महीना है, खत्म हो जाएगा अपना सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है. तो ठीक है. वी कैन नॉट यूज एनी पैरामीटर विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. तो हमको ऐसा पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता हो. करंट नहीं यूज कर सकते, ईएमएफ नहीं यूज कर सकते. बट डू यू रिमेंबर अभी मैंने आज शुरुआत ही वहां से की थी. मैं अगर तुमको बता रहा था, यहाँ पे मैं बता रहा था, तुमको बता रहा था कि अल्टरनेटिंग क्यों यूज करोगे. रीजन क्या था? आई स्क्वायर आर, राइट. तो यहाँ पे ना ये आई नहीं आया, ये आई का स्क्वायर आया. तो अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल में आई नेगेटिव भी है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो हम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ढूंढते हैं आरएमएस डिफाइन करने के लिए which is not direction dependent, and we know that the heat generated, so we know that heat generated in the circuit, मतलब in the resistance basically, depends on square of current. मतलब करंट, इवन दो करंट इज डायरेक्शनल डिपेंडेंट, भले ही करंट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, हाफ साइकिल में नेगेटिव है, लेकिन हीट जनरेटेड एक करंट का स्क्वायर है, राइट. तो हम लोग हीट जनरेटेड को यूज कर सकते हैं एज अ पैरामीटर टू हैव एवरेजेस ओवर अ फुल साइकिल. तो देयरफॉर याद रखना, हीट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ करंट. तो देयरफॉर वी कैन यूज दिस हीट टू कंपेयर द टू सिग्नल. अब कैसे करेंगे? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं. मैथमेटिकली सिंपल है, थ्योरेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट है. हम लेते हैं एक रेजिस्टेंस, अब मैं लिखने नहीं वाला, ये सब नोट्स में है. हम इस रेजिस्टेंस से एक एसी अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, आई पास करते हैं फॉर टाइम टी. और हम मेजर करते हैं कि जब हमने इस रेजिस्टेंस में से अल्टरनेटिंग करंट टाइम टी के लिए पास किया तो हीट कितना जनरेट हुआ? H. फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लोग वापस वही रेजिस्टेंस लेते हैं, सेम रेजिस्टेंस. फिर उतने ही टाइम के लिए हम लोग इसमें से एक करंट पास करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि जो करंट हमने पास किया वो उतना ही हीट जनरेट कर रहा है कि नहीं. तो what we do is we take AC current, pass it through resistance. For time t, it generates heat H. Then we take some other current, maybe a DC current. उसको हम लोगों ने उतने ही टाइम के लिए उतने ही रेजिस्टेंस से पास किया और कंडीशन ये था कि उसने उतना ही हीट प्रोड्यूस करना चाहिए. तो ये जो करंट है इसको बोल देते हैं आरएमएस करंट. क्या बोल देते हैं इसको? आरएमएस करंट. सो वी टेक a resistance R, we pass AC current through it for time t such that it produces heat H. Then we take another current and pass it through the same resistance for the same time and should produce same amount of heat. Then the other current is known as RMS value of the current, RMS. ये theoretical है. And when you talk about mathematical definition, तो अभी mathematical definition तुमको वैसे दिया है, पर ठीक है मैं थोड़ा notation समझा देता हूँ तुमको. तो ऐसा है, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? आरएमएस है तो वो भी मीन है ना, तो इसलिए मीन के अंदर लिखा. फिलहाल टेम्पररी हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, वो सिर्फ मैथमेटिकल पर्पस के लिए किया, बाद में मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा. तो आरएमएस स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट्स मतलब मीन वैल्यू, बराबर. गुड. इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ अभी बताया था मैंने तुमको आरएमएस इंटीग्रेशन. चलो इंटीग्रेशन है वो तो दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन है वो भी दिक्कत नहीं है, और नीचे जो है वो 2 पाई आता है, मतलब इंटीग्रेशन डी थीटा होता है. फुल साइकिल पे मतलब पूरा 2 पाई ही है. मेन तो वो वाला है, वो ये इधर क्या लिखोगे? इधर आप लिखोगे आई स्क्वायर डी थीटा. जैसे पिछले केस में तुमने ई डी थीटा लिखा था, क्योंकि पिछले केस में तुमने स्क्वायर नहीं किया था, तुम सिर्फ मीन डिफाइन कर रहे थे. तो तुमने क्या लिखा है यहाँ पे पिछले केस में? यहाँ पे लुक, ई ऑफ कोर्स ई डी थीटा, और व्हाट वाज ई जीरो साइन थीटा डी थीटा. ई जीरो क्या आ गया? बाहर, क्योंकि कांस्टेंट था. यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते हो? आई स्क्वायर. क्या लिखते हो? आई स्क्वायर.
क्योंकि तुम यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया स्क्वायर ऑफ करंट यूज कर रहे हो, तो और तुम स्क्वायर ऑफ करंट यूज कर रहे हो, इसी के लिए तो उसको मीन स्क्वायर बोल रहे हैं ना, स्क्वायर का मीन। इसलिए मैंने तुमको तभी बताया था केटीजी में, एक एक चीज याद रखो। केटीजी में भी यही प्रॉब्लम हुआ था, इफ यू रिमेंबर। हमने बोला कि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है एंड ईच ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल इज बेसिकली परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में सारे वेलोसिटीज का नेट क्या आएगा, जीरो। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे दो गैस को कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है, जीरो। इवन दो वी नो कि एक गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ कम होगा। थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होता है, रैंडमनेस ज़्यादा होता है। गुड। तो हम दोनों का एवरेज निकालने का तो जीरो आया, विच इज टेलिंग यू कि बोथ गैसेस आर सेम। फिर हमने बोला ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो हायर टेम्परेचर पे, वो लोअर टेम्परेचर पे है। फिर समझा कि एवरेज जीरो आ रहा है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटीज के स्क्वायर लिए और उसका एवरेज लिया, उसको क्या बोला, मीन स्क्वायर। फिर उसका क्या किया, रूट लिया, उसको क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी प्रॉब्लम वही आ रहा था, फुल साइकिल पे करंट का एवरेज में लेने जाता हूँ तो जीरो मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले करंट का स्क्वायर करता हूँ। क्या किया, करंट का स्क्वायर। हमको करंट को कंपेयर करना है कि करंट के स्क्वायर को कंपेयर करना है, किसको करना है, करंट को कंपेयर करना है। यहाँ डिफाइन क्या कर दिया तुमने, स्क्वायर। आखिरी में क्या लोगे फिर, रूट। क्या लोगे, रूट। तो पहले स्क्वायर का तो एवरेज निकालो, वहां भी वही किया तुमने, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अपॉन n, उसका रूट लिया। यहाँ भी वही कर रहे हो तुम, पहले करंट का स्क्वायर करो, करो फिर इसका स्क्वायर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इज इट नॉट I0 साइन ओमेगा टी, मतलब साइन थीटा डी थीटा अपॉन, ये तो 2 पाई आएगा, अब इसको मैं लिख नहीं रहा, ये एंडिशन 2 पाई आ गया। आई विल जस्ट अगेन स्टिक टू योर नोट्स। नोट्स में कॉस लिया है कि साइन, साइन ही लिया है, वेरी गुड, चलो साइन लिया है तो साइन, गुड। मतलब नहीं, उसका मतलब होता है कुछ, उसका मतलब ये होता है, अगर ईएमएफ भी साइन है और करंट भी साइन है, मतलब सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। तुमने अभी तक इंडक्टर और कैपेसिटर लगाए नहीं सर्किट के अंदर, वो आगे वो भी सीखोगे पावर ऑफ द सर्किट में, वो बाद में आएगा। फिलहाल तो ये समझ के चलो, ईएमएफ साइन और करंट भी साइन, मतलब सर्किट इज रेजिस्टिव सर्किट, AC इज कनेक्टेड ओनली अक्रॉस ऑफ योर रजिस्टर एज ऑफ नाउ। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। वो इसका स्क्वायर करेंगे ऑफ कोर्स, इसका स्क्वायर में I0 बाहर आ जाएगा, I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देन यू हैव 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। गुड। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय मास्टर्स के दिन, ये इंटीग्रेशन बार बार आता था हमको। वैसे तुमको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आएगा, हाउ टू सॉल्व साइन थीटा रेज टू n का इंटीग्रल डायरेक्टली। 12 तक नहीं आता, 12 तक पावर 1 का ही होता है। सीखा क्या तुमने, नहीं सीखा ना, सीखा साइन थीटा रेज टू n का इंटीग्रेशन सीखा, सीखा, डायरेक्ट सीखा क्या, नहीं वो तो मुझे पता है, तुम साइंस को थीटा को कॉस के टर्म में लाओगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिखोगे, वो ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन थीटा रेज टू 3, बताओ इंटीग्रल, नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर रहे हो। पर तुम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जब तुम इंटीग्रेशन सीखोगे ना, तब तुमको डायरेक्ट सिखाएंगे कि अगर तुम्हारे पास साइन थीटा रेज टू n आ गया तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसको। तो एनीवेज, अभी तो फिलहाल जहां तक तुमको पता है हम लोग वहां तक की बात करेंगे। एज ऑफ नाउ, at least until your stage, you will write down sin square theta as 1 minus cos 2 theta by 2 d theta। ऐसे ही होता है ना, sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2 बराबर, श्योर कि 1 प्लस 1 माइनस। अब मैं तुमको ट्रिक बताने वाला हूँ इसका, और ये तुमको मैथ्स में बहुत काम में आएगा। मैं पूरा सॉल्व करके देता हूँ, लेकिन लास्ट में ट्रिक सुन लेना, वो बहुत काम में आएगी तुमको, CET में खास कर 0 to 2 पाई। ये इसको अलग कर दिया हाफ, इसको कर दिया cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। तो ये I0 बाई 2 पाई तो दोनों के साथ लगने वाला है, तो ये हाफ इस इंटीग्रल से बाहर आ गया, d थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। हाँ, ये हाफ यहाँ से बाहर आ गया, cos 2 थीटा 0 से 2 पाई, पक्का पक्का d थीटा, हाँ कि ना, यस यस। इंटीग्रेशन cos of 2 थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई 0 ही आता है, ये 0 ही आएगा तुम्हारा, बताता हूँ, सॉल्व करेंगे वो 0 ही आएगा। तो ये ट्रिक है,
ये 0 आएगा। तो अभी तो बोल दिया, चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं, आना चाहिए वैसे। I0/2 पाई, ये 1/2, ये 1/2, 1/2, 1/2, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कितना, 2 पाई, पक्का, श्योर। हाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ओके स्क्वायर, गुड। ये 2 पाई आएगा क्योंकि इट इज जस्ट डी थीटा, -1/2, -1/2, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस प्लस साइन, बराबर, यस। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में नीचे डेरिवेटिव लिखते हो तुम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा इज, सॉरी कॉस टू थीटा इज साइन टू थीटा अपॉन 2, अपॉन 2, अपॉन 2, तो अपॉन 2। लिमिट्स क्या डालेंगे हम लोग, लिमिट्स क्या थे, 0 से 2 पाई, बराबर। तो I0² पाई, ये पाई आ गया, ये पाई माइनस ये 1/4 हो गया, 1/4 साइन ऑफ 2 × 2 थीटा, मतलब कितना, 2 × 2 पाई, 4 पाई, और कितना, 0। व्हाट इज साइन ऑफ 4 पाई, 0। व्हाट इज साइन ऑफ 0, 0। तो सेकेंड टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 ही होता है। मेरे मास्टर्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स के, ये हर बार ये टर्म हमको दिखता ही था, तो वो याद ही रह गया तब से कि ऐसा रहा, तो इट इज 0, गुड। तो वैसे ठीक है, ग्राफ से भी समझ में आ जाता है वो तुमको। ये हो गया 0, दिस इज 0, दिस पाई एंड पाई कैंसल, तो I0² पाई, और ये पाई, और वो तो 0 ही हो गया, तो इट इज 0, पाई पाई भी कैंसल, तो I0² कितना आया, 2। रिमेंबर, ये तुमने जो एवरेज निकाला, ये तुमने रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर निकाला है, तो तुमको रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर नहीं चाहिए, तुमको रूट मीन स्क्वायर चाहिए। तो तुम रूट मीन स्क्वायर करोगे तो IRMS करोगे तो क्या करोगे, इसका क्या लोगे, स्क्वायर रूट, तो क्या जाएगा, I0/√2। व्हाट इज 1/√2, 0.7071, ऐसे होता है ना वो, I0, राइट, बराबर। तो एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, मतलब मीन ओवर हाफ साइकिल, वो 63.7% था पीक का, या 70% है पीक का, बराबर, गुड। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ERMS, इट विल बी E0/√2, तो ये हो जाएगा 0.7071 टाइम्स ऑफ E0, श्योर श्योर, गुड। तो RMS वैल्यूज आर डिफाइंड ओवर फुल साइकिल की हाफ साइकिल, फुल साइकिल, पक्का। और ये मैथ्स थोड़ा सा वर्कआउट करो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, सिंपल है। अब जिनका मैथमेटिक्स ही नहीं है तो तुमको अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे I² d थीटा लिखोगे, क्योंकि हम रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो I² d थीटा, I² d थीटा, व्हाट इज I0 sin थीटा, तो I0² बाहर आ गया, sin² थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sin² थीटा तुम 12th के लेवल तक सीखते नहीं हो, तो उसको पावर ऑर्डर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो sin² थीटा को लिख दिया मैंने 1 - cos 2 θ/2, गुड। और इसको जब इंटीग्रेट किया तो सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई, 0 आता है वो, तो वो 0 हो गया। सॉल्विंग एवरीथिंग यू गेट, व्हाट यू गेट इज I0²/2, टेकिंग स्क्वायर रूट यू हैव I0/√2, 1/√2 is 0.7071, तो इसका मतलब RMS वैल्यू ऑफ अ सिग्नल ओवर अ फुल साइकिल इज 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू, पक्का। तो फुल साइकिल में कंपेयर करना होगा तो कौन सा पैरामीटर यूज करोगे, RMS। हाफ साइकिल में करना होगा तो एवरेज। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।